Sai Ram. Okay, now let us first discuss about the second assessment. तो आपका सेकेंड असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है और सेकेंड असेसमेंट नवंबर में स्टार्ट होगा। अच्छा, तो उसमें अच्छा ये बताइए कि कौन बताएगा? सूर्यांश, आप बताओगे कि फर्स्ट असेसमेंट में आपका कितने मार्क्स का था? फर्स्ट असेसमेंट आपका सर 35। हाँ, 35 में से गूगल फॉर्म कितने का था? सर 10 मार्क्स का। ओके, और 25 मार्क्स आपने पेपर पे लिखा था? यस सर। अच्छा, तो उसमें जो बाकी का 25 मार्क्स था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे? मतलब वो सर पूरा 15 हाँ मार्क्स की क्वेरीज थी। हाँ, ओके ठीक है। अच्छा, मतलब सिर्फ 10 मार्क्स का एमसीक्यू था, मतलब गूगल फॉर्म, और बाकी का 25 आपने पूरा पेपर पे लिख के पीडीएफ बना के भेजा था, ठीक है। अब ये जो सेकेंड असेसमेंट होगा, सेकेंड असेसमेंट में डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं होगा, ठीक है। पहला पोर्शन होगा गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 20 मार्क्स का जो गूगल फॉर्म होगा उसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू आएगा, ठीक है। और ये 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको बता दूंगा। गूगल फॉर्म जो 20 मार्क्स का रहेगा उसमें और किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी बचते हैं 15 मार्क्स। 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपका वाइवा का होगा, 5 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट का होगा, और 5 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट फाइल का होगा, ठीक है। तो अभी जितना पोर्शन हो गया है उसमें आपको कम से कम 10 प्रैक्टिकल्स की जो फाइल है उसमें 10 आप प्रैक्टिकल लिख लें, 10 प्रोग्राम लिख लें, तो वो आपके 5 मार्क्स उसमें कवर हो जाएंगे, है ना। दैट यू हैव टू शो टू मी। प्रैक्टिकल फाइल आपको मुझे शो करनी है, वो 5 मार्क्स से। फिर अभी जितना भी पोर्शन कवर हुआ है उससे रिलेटेड आप कुछ भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट, कोई भी छोटी, यू कैन टेक एनी स्मॉल कोडिंग, और उससे रिलेटेड कोई भी आप एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करके दैट यू हैव टू शो टू ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। जब एग्जाम स्टार्ट होगा तब आपको वो प्रोजेक्ट शो करना है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का आपका होगा वाइवा, ठीक है। वाइवा 5 मार्क्स का रहेगा। देयर आर 5 क्वेश्चंस इन इट। जब इसका भी एग्जाम होगा तो उसी टाइम आपका वाइवा ले लिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा 35 मार्क्स का स्प्लिट अप है। और ये देखते हैं, अभी एग्जाम डेट तो अभी पता नहीं है, पर नेक्स्ट मंथ इट विल बी हेल्ड द सेकेंड असेसमेंट, ठीक है। नाउ लेट अस कम ऑन टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक। सर कोई से भी प्रोग्राम यूज कर देख सकते हैं फाइल में? हाँ, देखिए, प्रोग्राम की एक लिस्ट दी है। प्रोग्राम की लिस्ट आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में प्रोग्राम की लिस्ट दे के रखी है, आप उसमें से देख सकते हैं। और अगर आपने सुमिता अरोरा की बुक खरीदी है तो उसके साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी आई है, प्रैक्टिकल बुक आपको मिली है ना। यस सर। उसमें से भी आप रिफर कर सकते हैं प्रैक्टिकल्स के प्रोग्राम्स आपको जो लिखने हैं, ठीक है। तो सर कब तक सबमिट करना है? ये नवंबर में 1 नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वाइवा वाइवा और प्रोजेक्ट की फाइल, ठीक है, और प्रैक्टिकल की फाइल, ये हमारी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें ही हम 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का टाइम डिसाइड करके 1 या 2 स्टूडेंट्स जितना का भी कंप्लीट हो पाएगा, है ना, उनका अपन ले लेंगे। तो ऐसे करके हमारा
वो जब तक एग्जाम की डेट आएगी तो एग्जाम की डेट में देन यू हैव टू सबमिट ओनली गूगल फॉर्म। ठीक है, अभी शशांक ने अभी ज्वाइन करा है। ठीक है, तो कौन एक बार रिपीट करेगा? फनींद्र, आप समझ गए 35 मार्क्स का स्प्लिट अप? यस सर। हाँ, एक शशांक को एक बार रिपीट कर दीजिए 35 मार्क्स का जो स्प्लिट अप है। हाँ बोलिए फनींद्र। सर हाँ बताओ फनींद्र। अभी हमने जो डिस्कस करा वो एक बार बता दो। हाँ चलिए, कौन बताएगा? आमिर, आप एक बार रिपीट कर दो। सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं भी नहीं सुन अच्छा पाया ठीक था। है। नाउ शशांक, सेकंड असेसमेंट होगा नवंबर में, हो सकता है सेकंड असेसमेंट। तो वो सेकंड असेसमेंट आपका 35 मार्क्स का है, जिसमें से 20 मार्क्स आपके गूगल फॉर्म के रहेंगे। ठीक है, उसमें जो भी वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। और बाकी का 15 मार्क्स जो रहेगा वो 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके वाइवा के रहेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स इज फॉर प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल में आपको कम से कम अभी 10 प्रैक्टिकल लिख लेना है। फिर नेक्स्ट 5 मार्क्स जो आपके होंगे वो आपके रहेंगे प्रोजेक्ट के। ठीक है, ठीक है, ये देखो मैंने आपको चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है। 15 मार्क्स का मैंने आपको प्रोजेक्ट में ये चैट बॉक्स में टाइप करा है, और 20 मार्क्स का गूगल फॉर्म होगा, है ना? और अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, नाउ वी कम ऑन टू द टॉपिक। द टॉपिक इज, हाँ सर गूगल फॉर्म में सर हाँ पूछिए। चैप्टर कौन कौन से होंगे? गूगल फॉर्म में सर चैप्टर्स। एक बार फिर से सिलेबस ओपन कर लेते हैं। आमिर, इसमें अभी आपके फर्स्ट पीरियोडिक में क्या आया था? डेटाबेस मैनेजमेंट, यस सर, यूनिट नंबर 3, और इसके अलावा? यही आया था सर। ओके, सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट था। ठीक है, तो देखिए हम लोग लेंगे यूनिट नंबर 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। हमने जब स्टार्ट करा था तो हमने कुछ पाइथन का रिवीजन करा था। उसके बाद फिर हमने सेकंड चैप्टर लिया था फंक्शंस, उसके बाद लिया है फाइल हैंडलिंग, फिर टेक्स्ट फाइल चल रहा था, फिर प्रीवियस क्लास में बाइनरी फाइल कवर करा था। ठीक है, आज हम कवर करेंगे CSV फाइल, और उसके बाद फिर 2 चैप्टर और बचेंगे, पाइथन लाइब्रेरीज और डाटा स्ट्रक्चर। सो ये जो सेकंड असेसमेंट होगा इसमें यूनिट नंबर 1 हम लोग रखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से IP का देख लेते हैं। IP में कितना कवर हुआ है हमारा?
हाँ, एनमेरी आईपी में यूनिट नंबर 3 आया था आपको फर्स्ट असेसमेंट यस में। सर। ओके, सिर्फ यूनिट यस नंबर सर। 3। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो नाउ सी अब आपके लिए है, अच्छा ये यूनिट नंबर 1 आपका, एक सॉरी 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 सॉरी, ये तो 11th का है। सर ये हमारा नहीं है। हाँ हाँ, ओके। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, ये आप बता रहे हैं कि यूनिट नंबर 2 डेटाबेस आपका हो गया है, वो आ गया था फर्स्ट पीरियोडिक में। तो एनमेरी आपका यूनिट नंबर 1 रहेगा, ठीक है। और अगर डेटा विजुअलाइजेशन थोड़ा बहुत होता है तो वो पार्ट अपन वहाँ तक ले लेंगे, है ना, इस पीरियोडिक 2 में, ये असेसमेंट नंबर 2 जो रहेगा उसमें ले लेंगे, ठीक है। सर हमारा यूनिट 3 हो गया। यूनिट 3 हो गया है आपका, यूनिट 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया है। और 4 भी सर ऑलमोस्ट। अच्छा 4 भी हो चुका है, हाँ ठीक है। तो ठीक है, हम लोग एक ही यूनिट रखते हैं, है ना, यूनिट नंबर 1, और उसमें डेटा विजुअलाइजेशन अगर हो जाता है तो पूरा यूनिट नंबर 1 ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो इजी टॉपिक्स हैं, यूनिट नंबर 3 और 4। सो वी कवर ओनली यूनिट नंबर 1 फॉर दिस असेसमेंट, है ना, क्योंकि यूनिट नंबर 1 भी काफ़ी बड़ा है, डाटा विजुअलाइजेशन तक है वो। अब हम आते हैं वापस टॉपिक पे, और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज फाइल पॉइंटर, ठीक है। फाइल पॉइंटर क्या होता है, आप में से कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल पॉइंटर। अब देखिए, फाइल पॉइंटर आईपी और सीएस दोनों के लिए टॉपिक कॉमन है, आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। फाइल पॉइंटर का मीनिंग ये है, जैसे हम लोग अभी क्या हैंडल कर रहे हैं, फाइल को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। आईपी में भी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी फाइल को हैंडलर कर रहे थे, जिसमें हम सीएसवी फाइल, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हमने सीएसवी फाइल को आईपी में किस तरह से आपको सीएसवी फाइल को हैंडल करना है और उसको डेटा फ्रेम में लाके उसको यूज करना है। सीएस कंप्यूटर साइंस में भी आपने देखा था कि हम लोग किस तरह से टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल को अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाइथन को किस तरह से पता लगता है कि हमारी जो फाइल है उसमें और टेक्स्ट कहाँ पर है, कहाँ तक एंड हो गया है, या उसमें टेक्स्ट है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरनली, जिसको हम बोल सकते हैं एक वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरनली अपना एक पॉइंटर यूज करता है। वो पॉइंटर का रोल ये रहता है कि जब भी हम कोई फाइल अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं तो वो पॉइंटर उस फाइल की लोकेशन, उसका स्टार्ट पॉइंट, या उसमें जो भी टेक्स्ट है, हम वो वहाँ तक उस पॉइंटर के थ्रू पहुँच सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फाइल में जो भी कंटेंट है वो एंड हुआ है या नहीं, या उसमें टेक्स्ट है कि नहीं, ठीक है। सो फाइल पॉइंटर आपकी जो भी फाइल होगी, चाहे वो बाइनरी फाइल है, चाहे टेक्स्ट फाइल है, चाहे सीएसवी फाइल है, उसके अंदर की लोकेशन को वो ट्रेस करता है, ठीक है। अब इस फाइल पॉइंटर के ऊपर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। वो ऑपरेशन ये है, yes, now what we have to do, we have to change the location of file pointer। अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या होगा, ये फाइल पॉइंटर का यूज हम फाइल में क्यों कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस अभी मैंने बताया। लेकिन अब हमें पाइथन ने, देखिए, फाइल पॉइंटर को ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली ऑपरेट कर रहा है। पाइथन ने क्या करा है कि
दो फंक्शंस ऐसे आपको दिए हैं जो उस फाइल पॉइंटर की लोकेशन को बता सकता है कि अभी हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पर है। ठीक है, तो वो दो फंक्शंस हैं टेल और सीक। अब ये दोनों फंक्शन क्या करेंगे, देखिए इनका रोल देखते हैं। पहला रोल ये है टेल फंक्शन का। टेल फंक्शन ये बताएगा कि उस फाइल में फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है, वो आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। चेक द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर आफ्टर रीड फंक्शन। ठीक है, हमको पता लगाना है कि वो जो फाइल का पॉइंटर है वो अभी कहाँ पर है हमारी फाइल में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपने एक फाइल हैंडल क्रिएट करा है, एक फंक्शन का यूज करा है, फाइल का नेम प्रोवाइड करा है, आपने रीडिंग मोड प्रोवाइड करा है, प्रिंट में आपने फाइल हैंडल की हेल्प से वो फंक्शन को कॉल करा है, रीड फंक्शन, प्रिंट फाइल पॉइंटर इज नाउ एट बाइट, और आपने क्या करा, जो फाइल हैंडलर है डॉट टेल, इस फंक्शन का यूज करा है। इस फंक्शन के यूज करने से हमें ये पता लग जाएगा कि अभी हमारा फाइल पॉइंटर किस लोकेशन पर है, और वो बता देगा हमारी फाइल, जो भी आपकी जो भी फाइल होगी उस फाइल में वो जितने भी बाइट्स उसने कवर कर लिए हैं या जहाँ पर उसकी पोजीशन है वो ये लोकेशन बता देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया गया है, दैट रीड द लास्ट 15 बाइट्स ऑफ द फाइल। आपको किसी फाइल के किसी आखिरी के 15 बाइट्स को रीड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सीक फंक्शन का यूज करना होगा। अब सीक फंक्शन क्या करेगा, देखिए आपने फर्स्ट लाइन का मीनिंग आपको क्लियर है, फाइल हैंडलर डॉट सीक फंक्शन कॉल करा और उसमें आपने वो आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, ये आर्गुमेंट प्रोवाइड करने के बाद नाउ आप अब ये क्या करेगा कि वो सीक फंक्शन अपने साथ वो डेटा लेकर आएगा, 15 बाइट्स में जितना भी डेटा होगा वो डेटा लेकर आएगा, है ना। नाउ वो डेटा हमें किसके अंदर रखना है, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, fh.read, और आपने जितना भी बाइट्स है वो पैरामीटर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, वो पूरा आपका स्ट्रिंग में आ गया। ठीक है, आपने उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा लिया। सो ये दो फंक्शन हैं जिसकी हेल्प से आप अपने फाइल के अंदर की लोकेशन में जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ पर है, या जो कंटेंट है आप उसको कैच कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अपडेटिंग रिकॉर्ड इन अ फाइल। अगर आपको कोई अपडेट करना है, ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम आपके सामने, आप देखिए ये टॉपिक आप लिख लीजिए, पहले आप इसको आपको देखना पड़ेगा, है ना, बहुत आराम से बैठकर आपको इस प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। हाउ टू अपडेट रिकॉर्ड इन अ फाइल। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हमने जो प्रीवियस क्लास में जो ऑपरेशन परफॉर्म करे थे उसमें हमने रिकॉर्ड को रीड करा था या उसके अंदर इंसर्ट करा था। अब हमें अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है। सो आप सबके पास जो बुक है उस बुक में आप ये टॉपिक निकालिए, अपडेट रिकॉर्ड इन अ फाइल। इसको बहुत आराम से देखिए, ठीक है, और उसके सामने जो एग्जाम्पल दिया है आप इस एग्जाम्पल को आराम से बैठकर इसको समझ लीजिए और फिर हम इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एंड मेरी और श्रेयस आर हियर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक क्या था हमारा, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए थे। देखिए जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें हमने डिस्कस करा था कि कैसे डेटा फ्रेम को हम फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी।
ठीक है, यहाँ पर आपको इस बुक में बड़ा ही डिटेल में दिया है, बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल के थ्रू और बहुत एक्सप्लेन करके दिया है। और जो हमने प्रीवियस कुछ वेबसाइट से हेल्प से हमने कुछ देखा था, उस पर डायरेक्ट प्रोग्राम्स देखे थे, है ना। यहाँ पर आपके सामने पूरा एक डेटा दिया गया है और उस पूरे डेटा को आप किस तरह से फिल करते हैं डेटा फ्रेम में, है ना, वो पूरा डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करा गया। एक एग्जांपल आपके सामने है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D लिस्ट, स्पेसिफाई ओन इंडेक्स लेबल्स। ठीक है, सो आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, है ना। और आपके सामने उसने खुद ने बोल दिया है कि आप अपने खुद के इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने पांडास का रेफरेंस क्रिएट करा, एक लिस्ट क्रिएट करी है, और यू क्रिएट वन वेरिएबल जिसके अंदर आपने डेटा फ्रेम जो फंक्शन है उसके अंदर आपने वो लिस्ट प्रोवाइड करी है, और सेकंड पैरामीटर में आपने इंडेक्स बताया दिया है कि रो 1 के सामने क्या जाएगा, रो 2 के सामने जाएगा, और रो 3 से। आफ्टर दैट आपने ये जो डेटा फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, वो ऑब्जेक्ट आपने प्रिंट में पास कर दिया। ठीक है, तो इस इन दिस वे यू कैन सी द आउटपुट। इन द सेम वे वन मोर एग्जांपल, क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको लिस्ट दी रहे, ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपल यू हैव टू इन वही का वही आपको डेटा पूरा उसमें अपने लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है एनडी अरे। एनडी अरे से आप किस तरह से अपने डेटा फ्रेम को फिल कराएंगे, उसका एग्जांपल दिया है, ये भी हम डिस्कस करा था हमने। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक बार देखते हैं इसमें कोई आपको अगर डाउट है। पांडास नमपाई ओके अरे, हाँ है ना, नमपाई और एन मैरी ने पूछा था अच्छा क्वेश्चन कि नमपाई और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो नमपाई क्या करता है, अपने साथ इंडेक्सिंग का यूज करता है ना। और नहीं, क्या क्या पूछा था, हाँ, नमपाई अपने साथ इंडेक्सिंग का यूज करता है, और सीरीज जो रहता है वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग का यूज नहीं करता। बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्सिंग अपने साथ यूज नहीं करता है। हमको एक्सप्लिसिटली हमको क्या करना पड़ता है, सीरीज में आप चाहें तो वो एक्सप्लिसिटली आपको इंडेक्सिंग देनी पड़ती है। एक्सप्लिसिटली मतलब ये आप देख रहे हैं अपने सामने कैसे हम डेटा फ्रेम के लिए हम लोगों को इंडेक्सिंग अलग से देना पड़ रही है। ये देखिए आप, लिस्ट आपने एक फर्स्ट पैरामीटर प्रोवाइड करा, और फिर सेकंड पैरामीटर में हम इंडेक्सिंग खुद दे रहे हैं, जबकि नमपाई क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली हर एक को इंडेक्सिंग में स्टोर करके रखता है। इसी तरह से सीरीज में भी हम लोग क्या कर रहे थे, इंडेक्स का यूज कर रहे थे। इन द सेम वे वी आर यूजिंग द इंडेक्स कीवर्ड टू सिंक्रोनाइज टू सिंक आवर डेटा। जैसे इंडेक्स में आप क्या देना चाहते हो, रो 1 के सामने क्या जाएगा, आपका पहला डेटा जाना चाहिए। लेकिन नमपाई तो ऑलरेडी क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसके पास 0 पोजीशन पे जो भी आप डेटा जाएंगे वो 0 पोजीशन पे जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे डाटा फ्रेम वो सीरीज में हम लोग देते हैं, है ना। इंडेक्सिंग हमको करनी पड़ती है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि हम लोग खुद आगे रह के इंडेक्सिंग पैरामीटर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब ये आपके सामने एक अरे हो गया। अरे के बाद आपने यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर। डेटा फ्रेम में आपने एक ऑब्जेक्ट फिल करा लिया यहाँ पे, और फिर आपका ये जो डेटा फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट है वो आपने प्रिंट में पास कर दिया है। नाउ यू आर गोइंग टू सी 0 11 12 1 13 14 ओके, ठीक है। तो आपने क्या करा, यू आर यूजिंग द इंडेक्सिंग
with the help of np.int. Write a program to create a data frame from a 2D array. अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, आपको इस तरह का डेटा फ्रेम आपको क्रिएट करना है और आपके सामने एक 2D अरे दिया है। 2D अरे का मतलब होता है जब भी आप अपने डेटा को किसी एक टेबल में शो करते हैं, सो इट बिकम्स अ 2D अरे, है ना। लेकिन आप जैसे टपल है और लिस्ट है, ये हमारा 1 डायमेंशनल डेटा होता है। लेकिन जब आप इस तरह से टेबल में डेटा शो करते हैं तो ये हमारा 2D अरे कहलाता है। Now you have to write a program to create data frame from this 2D array। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको दोनों स्टेप्स ये दोनों स्टेप्स आप लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अरे आ गया है। अरे के लिए आपने numpy का यूज करा है। numpy का जो रेफरेंस है उसके थ्रू आपने अरे मेथड को कॉल करा है। अरे मेथड में आपने डेटा प्रोवाइड कर दिया है। डेटा प्रोवाइड करने के बाद आपने ये जो अरे का वेरिएबल क्रिएट हुआ है ये आपने डेटा फ्रेम के अंदर पास करा है। डेटा फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट है वो आपने प्रिंट में पास करा। सो प्रोग्राम्स आर वेरी इजी एंड शॉर्ट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या हम डेटा फ्रेम क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को फिल करना है डेटा फ्रेम में। लेट अस सी वन एग्जांपल। तो आपको क्या करना है, यू आर हैविंग, तो ये भी यार ये तो बहुत इजी टॉपिक है। एक ऑब्जेक्ट आपने कोई भी आपके पास है, उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, बस आपको उस ऑब्जेक्ट को डेटा फ्रेम की जो मेथड है उस एज अ पैरामीटर उसमें प्रोवाइड करना है। इन दिस वे यू कैन पास वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एनमेरी ये जो आपके सामने दिख रहा है df new pd डॉटा फ्रेम dtf1, ये जो पूरी लाइन है इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? सर एक df न्यू है। ओके श्रेयश, आपको क्या लगता है इस लाइन में कितने ऑब्जेक्ट हैं? श्रेयश इज हियर, ओके। हाँ देखिए, एनमेरी आपका आंसर करेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट तो ये है df न्यू, ठीक है, पहले दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि क्या हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हैं? तो यस, आंसर इज यस। एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे dtf1, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से कोई डेटा था, तो आपने डेटा फ्रेम की जो मेथड है उसमें उस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। जब आपने उस ऑब्जेक्ट को इसमें पास करा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि वो df न्यू में भी पास हो गया, ठीक है, लाइक दिस। और जब आप df न्यू को डिस्प्ले कराएंगे तो वो dtf1 का पूरा डेटा इसमें आके डिस्प्ले हो जाए। सो देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, पहला ऑब्जेक्ट है df न्यू और दूसरा ऑब्जेक्ट है dtf1। नाउ सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। देखो, अगर आपको कुछ कॉलम में चेंज करना है, कोई ये तो इंडेक्स का आपने भी यूज देख लिया है ना, साइज, शेप, वैल्यूज, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं जो आप डेटा फ्रेम की मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। अब हम आते हैं गेटिंग नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम। ओके, उसके लिए तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मेथड भी दिया है, एलियन है, ये तो आप कर लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम टू स्टोर वेट, एज,
and name of 3 people and print the data frame and its transports. ठीक है, ये भी हो जाएगा आपसे। आगे और आगे और आगे सिलेक्टिंग मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करना है। डेटा फ्रेम में आपको कॉलम सिलेक्ट करने हैं। ओके, ये भी हो सकता है। सिलेक्टिंग रोज और कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। कैसे आप डेटा फ्रेम में से रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे? नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल। आपको पूरा एक डेटा फ्रेम दिया गया है इस तरह से। नाउ राइट statements to do the following: display rows 2 to 4 both inclusive, मतलब 2 3 4 you have to display 3 rows, है ना? रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। पर्सनल केयर और स्नैक्स, ये रोज आपको डिस्प्ले कराना है डेटा फ्रेम में से। तो आप क्या करेंगे? यू आर हैविंग द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। आप एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, है ना? और आपको ऑलरेडी दे ही दिया है। अच्छा, डीएफ उन्होंने दे दिया है ऑलरेडी। डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डीएफ है और उसके थ्रू आप 2:5 ये पैरामीटर आपने इसमें प्रोवाइड करा है। इंडेक्सिंग 2 3 4 और 5 जो रहता है 5 उसको इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली रो डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड बोला गया है कि रो डिस्प्ले करो, कॉलम्स डिस्प्ले कॉलम्स आल्सो, आइटम टाइप एंड टोटल प्रॉफिट। ये वाला कॉलम डिस्प्ले कराना है और टोटल प्रॉफिट ये लास्ट कॉलम डिस्प्ले कराना है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to use one method. The method is known as LOC, जिसमें आप वो रोज जो डिस्प्ले कराना है वो, और फिर नेक्स्ट पैरामीटर आप देंगे वो कॉलम नेम, जो कॉलम नेम आप इसमें चाहते हैं डिस्प्ले कराने के लिए, है ना? ये भी इजी है, ये भी कर लेंगे आप। ठीक है, सिलेक्ट इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल कॉलम। इसमें बहुत एक्सप्लेन करके दे दिया है, मतलब टॉपिक बहुत इजी है, एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत ज्यादा दे दिया है इसमें। हाउ टू डिलीट और रीनेम द कॉलम और रोज। सो यू हैव टू यूज अ del keyword, and this del keyword you can use with the object name, और ऑब्जेक्ट नेम के साथ उस कॉलम का नेम प्रोवाइड करेंगे, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। रीनेमिंग करना है तो उसके लिए रीनेम कीवर्ड है। यस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग थ्रू बुलियन इंडेक्सिंग ना। अब हम फिर से, जब तक आप एक बार रीड करिए इसको अपनी बुक में से, ये बुलियन इंडेक्सिंग क्या होता है। ठीक है, जब तक हम वापस कंप्यूटर साइंस के टॉपिक पर आते हैं। हाँ, तो यस, आप में से किसी ने देखा अपडेट वाला टॉपिक, आपने बुक में देखा किसी ने? फनींद्र, सूर्यांश, क्या आपने ये टॉपिक देखा अपनी बुक में? मिल गया आपको टॉपिक?
आमिर, आमिर तो है ही नहीं। प्रियांशु, फनिंद्र, आपको टॉपिक मिला? नो सर। नहीं मिला? सर आप रिपीट कर देंगे कि टॉपिक का नाम एक बार। सूर्यांश, तुमको मिल गया टॉपिक? नो सर। अरे ये टॉपिक आपको, अच्छा फनिंद्र को मिल गया, ठीक है। ये देखिए, चलिए देखिए, नाउ हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? किसी फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको हमें अपडेट करना है, ठीक है। अब उसको अपडेट करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? तो सिंपल है, पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ अच्छा, व्हाई वी आर यूजिंग दिस पीकल? पीकल को हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? किसी को याद है हम लोग पीकल कीवर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपका जो प्रीवियस हमारा टॉपिक है उसको आपने रीड नहीं करा। प्रीवियस pickle is used to import, we are going to import one library, है ना। लाइब्रेरी, pickle is a library और मॉड्यूल जिसको हमने इंपोर्ट करा है। इसको इंपोर्ट हम कब क्यों क्यों करते हैं? इसको इंपोर्ट करने का पर्पस क्या होता है? याद है किसी को आप में से? हम लोग इसे क्यों इंपोर्ट करते हैं? जब भी आप बाइनरी फाइल पे वर्क करते हैं तो आपको पिकल मॉड्यूल और लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में अगर आपने ये स्टेटमेंट यूज करा है पिकल, मीन्स दैट वी आर वर्किंग ऑन अ बाइनरी फाइल। ये देखिए, आप क्वेश्चन के ऊपर ही देखिए लिखा हुआ है, कंसीडर अ बाइनरी फाइल। एक बाइनरी फाइल दी आपको और उसके अंदर आपको कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं। एक एम्प्टी डिक्शनरी आपने क्रिएट करी, एक वेरिएबल क्रिएट करा है, फिर आपने उस बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करा है। B+ इंडिकेट करता है कि दैट इट इज़ अ बाइनरी फाइल। जब तक जो फाइल पॉइंटर है वो चेक करेगा आपका, है ना। टेल मेथड क्या बताता है? टेल मेथड ये बताता है कि उसके अंदर हमारा डेटा है कि नहीं, है ना। फाइल पॉइंटर उसकी पोजीशन बताएगा। अब फिर आपने क्या बताया है? दोज हु हैव स्कोर मोर देन 81 गेट एडिशनल बोनस मार्क्स ऑफ 2। तो फाइल के अंदर जाके चेक करेगा किस किस को 81 से ज़्यादा हैं, और अगर उनको 81 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं तो उनको 2 मार्क्स बोनस में दिए जाएंगे, ठीक है। फिर सीक मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे। पिकल डॉट डंप मेथड की हेल्प से आपका जो पहला वेरिएबल है STU, ठीक है, वो आपने प्रोवाइड कर दिया। आपने ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया, ऑब्जेक्ट है ना, फिन, हाँ फिन, हाँ फिन आपका फाइल हैंडलर है। फाइल हैंडलर की हेल्प वो प्रोवाइड कर दिया आपने। जब तक आपको ट्रू मिलता रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। और अगर कोई एरर आता है, फाउंड फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। एल्स आप प्रिंट कर देंगे कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और फिर लास्ट में आप फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो यू हैव टू रीड दिस प्रोग्राम 2-3 टाइम्स। अपडेट वाला जो प्रोग्राम है आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा,
इसी तरह से एक और प्रोग्राम दिया है मॉडिफिकेशन के लिए, वो भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। नेक्स्ट टॉपिक हमको जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है CSV फाइल। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, वर्किंग विद बाइनरी फाइल। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे हाउ टू वर्क विद CSV फाइल, ठीक है। और वैसे ही हम IP में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग और यूजिंग बुलियन इंडेक्सिंग, ये हमको कवर करना है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी, इफ यू हैव एनी डाउट। कोई डाउट नहीं है, ओके ठीक है। सायराम टू ऑल, थैंक यू सर। सायराम।